गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आय देखा। उसमें हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकालना देखा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आज आय और अन्य मापदंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम लोगों ने देखा कि लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है, ये सब केवल सिर्फ आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरे से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसी लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ देखा वो औसत आय से हमने मापा, ठीक है, कि वहाँ का यदि औसत आय, किसी भी राज्य का औसत आय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा विकसित है, और यदि कम है तो वो कम विकसित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी भी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। मतलब कि औसत आय के अलावा भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में भी सोचा जाता है, ठीक है। तो कुछ तालिका के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये तालिका है और तालिका में क्या दिया है कि ये 3 राज्य दिए हुए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार, ठीक है। सबका प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है 2015-16 के लिए, प्रति व्यक्ति आय रुपए में, ठीक। जिसमें हरियाणा का है 1,62,034 रुपये, केरल का है 1,40,190 रुपये और बिहार का है 31,454, ठीक है। तो ये 3 दिया है। यदि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ का आय है प्रति व्यक्ति आय? हरियाणा का। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि विकसित राज्य कौन सा है तो आप हरियाणा बताओगे, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देश या क्षेत्र के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। एक तालिका आप और देखिए, ये है तालिका जिसमें हरियाणा दिया है, केरल दिया है, बिहार दिया है राज्य, ठीक है। इसमें शिशु मृत्यु दर, मतलब शिशु कितने मरते हैं, हरियाणा में 33, वहाँ का साक्षरता दर है कहते 82 और निवल उपस्थिति अनुपात है 61, ठीक है। केरल में 10 है शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर 94 और निवल उपस्थिति अनुपात 83। बिहार में है 38, साक्षरता दर 62 और निवल उपस्थिति अनुपात कितना है 43। मतलब कि हरियाणा में कितने बच्चे मरते हैं 33, ठीक है, प्रति व्यक्ति पर। फिर दे रहा साक्षरता दर वहाँ का 82 है और वहाँ पे कितने बच्चे उपस्थित होते हैं स्कूल में 61, ठीक है। तो इस तीनों आप देखेंगे तो तीनों राज्यों में सबसे सही कौन है, केरल है। केरल में 10 बच्चे मरते हैं, साक्षरता दर 94 है, उपस्थिति 83 है। तो सबसे अच्छा केरल है, मतलब कि विकसित इसको माना जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे हरियाणा कह रहे थे तो वो प्रति व्यक्ति आय तो वहाँ पे अच्छा है, एक व्यक्ति एक साल में इतना अच्छा कमाता है, ठीक है। लेकिन केरल जैसे अन्य जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है यही है कि वहाँ का मृत्यु दर अच्छा है, वहाँ का साक्षरता दर अच्छा है, वहाँ का निवल उपस्थिति अच्छी है। और सबसे पीछे कौन है, बिहार है, ठीक है। वहाँ पे 38 मृत्यु दर, साक्षरता दर 62 और 43 निवल उपस्थिति। नहीं, इस माध्यम से यदि देखा जाए तो सबसे विकसित राज्य होगा केरल, ठीक है। तो समझ में आया कि सिर्फ हम औसत आय से ही किसी भी राज्य को हम विकसित नहीं कह सकते, अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य के माध्यम से ही हम किसी भी राज्य को विकसित या अविकसित बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे अगला टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं, ठीक है।
ये जो हरियाणा, केरल या बिहार, जो केरल में क्यों मतलब इतना अच्छा मृत्यु दर है, साक्षरता दर, वहाँ पे पढ़ने की स्थिति इतनी अच्छी क्यों है, वहाँ उपस्थिति इतनी अच्छी क्यों है, तो कुछ कारण होगा इसी वजह से ना। तो अब देखिए सार्वजनिक सुविधाएं ऐसा क्यों है यहाँ पर, उसके बारे में हम जानेंगे कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है। आपने देखा कि हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है वो औसत आय जो है वो क्या है, अधिक है, ठीक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है, लेकिन और जो क्षेत्र है उसमें केरल से हरियाणा पीछे है। आइए फिर आगे पढ़ते हैं कि विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं। यदि विकास देखना है तो वहाँ का सार्वजनिक सुविधाएं देखेंगे तभी विकास के बारे में समझ में आएगा। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया के सब वस्तुएं सेवाएं खरीदी जा सके। मतलब ये आवश्यक नहीं कि हमारे पास पैसे है तो हम सब वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। जैसे हम पैसे से क्या ये प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। हम पैसा से मिलावटी जो दवाएं बिक रही हैं उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। फिर आपको नहीं दिलाते, जब आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर बीमारियों से आप नहीं बच सकते और पूरा समुदाय इसके बचाव के लिए क्या करेगा, कदम उठाएगा, ठीक है। माना कि एक हम और उदाहरण आपको दे रहे हैं कि माना कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्कूल जा पाएगा? यदि एक बच्चा पूरे गांव में जाना चाहेगा तो स्कूल जा पाएगा? अगर उसके गांव में स्कूल नहीं तो वह स्कूल नहीं जा पाएगा। अगर उसके माता पिता उस शहर से बाहर भेज सकते तो वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर उसके माता पिता उसे शहर या बाहर नहीं भेज सकते तो क्या वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यदि उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, वो अपने बच्चों को बाहर भेज ही नहीं पाएंगे तो बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। उस स्थिति में अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो सरकार या कोई भी निजी कंपनी वहाँ स्कूल बनाए, तब बच्चे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक सुविधाएं मतलब यही सब कि वहाँ पर उनके लिए सुविधाएं रहेंगी तभी हो सकता है। यदि स्कूल रहेगा तभी बच्चे पढ़ सकते हैं, स्कूल नहीं रहेगा तो माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं, वो बच्चों को अपने बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, ठीक है। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यदि एक गांव में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ सरकार एक विद्यालय खोल देगी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, खुलना चाहिए। फिर अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने में अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियाँ हैं जो नहीं पढ़ पाती। प्राइमरी स्कूल है वहाँ तक तो पढ़ ली, लेकिन जब हायर एजुकेशन लेना रहता है तो यदि वहाँ पर स्कूल उससे ज़्यादा नहीं खोले गए तो वो बच्चियाँ वहाँ नहीं पढ़ पाती, फिर वो वहीं तक पढ़ी रह जाती हैं, प्राइमरी एजुकेशन ही ली रह जाती हैं, प्राथमिक शिक्षा ही ले पाती हैं। यदि वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय भी खोले जाएं, फिर उससे आगे 12 तक की कक्षाएं भी चलाई जाएं, तब लड़कियां पढ़ सकती हैं। यदि उसी गांव में खोला गया, यदि उस गांव में नहीं खोला तो दूर दराज इलाकों में माँ बाप अपनी लड़कियों को नहीं भेजते पढ़ने के लिए। तो क्या है, ये सब सार्वजनिक सुविधाएं यदि होंगी तो लड़कियां पढ़ सकती हैं। इसलिए हरियाणा, केरल या बिहार में आप देखेंगे तो केरल का साक्षरता दर इसीलिए आगे है क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएं हैं और वहाँ पे बच्चे पढ़ लेते हैं। सबको देखिए वहाँ की उपस्थिति दर भी सबसे अधिक है, इसलिए केरल जो है वह एक विकसित राज्य कहलाता है क्योंकि वहाँ की सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सब इन दो राज्यों से अधिक अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे विकास की धारणीयता, ठीक है, लेकिन ये अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने आज आपको ये कहाँ तक पढ़ा दिया, सार्वजनिक सुविधाएं, और सार्वजनिक सुविधाओं को देखने के बाद ये भी एक बात निष्कर्ष सामने आता है,
ये भी समझ आता है कि केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं क्या हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी ठीक प्रकार से कार्य करती है। वहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब जो राशन कार्ड होता है उससे आप जहाँ पे अच्छी व्यवस्था है तो उनको राशन मिल जाता है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य जो होते हैं लोगों के अच्छे रहते हैं। ऐसे राज्यों में लोगों की स्वास्थ्य और पोषण स्तर की निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना रहती है। इसलिए केरल जो है वह विकसित राज्य कहलाता है। जहाँ पे ऐसी सुविधाएं होंगी वह विकसित अवस्था में ही होगा। अब अगले वीडियो में हम विकास की धारणीयता पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।